हेलो दोस्तों, यह वीडियो उन छात्रों के लिए है जिनका सामाजिक विज्ञान का पेपर एक बार रद्द हो चुका है और वही पेपर फिर 8 मार्च को दोबारा होने वाला है। वे सभी छात्र इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लेना है, क्योंकि 8 मार्च के दिन अगर आप लोग सामाजिक विज्ञान में 90 नंबर उठाना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को अवश्य पूरा देख लेना है। क्योंकि 8 मार्च के दिन जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न एनसीईआरटी से पूछा जाएगा और इस वीडियो में आपको कम से कम 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा सामाजिक विज्ञान का, जो 8 मार्च के दिन काम आएगा। तो आप सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को पूरा देखकर एक एक प्रश्नों को याद कर लो और जो क्वेश्चन याद है उसको रिवीजन कर लो फिर से दोबारा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस वीडियो को अवश्य पूरा देखोगे। दोस्तों, आप लोग सबसे पहले सामाजिक विज्ञान में इतिहास की दुनिया से ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, उसके बाद से भूगोल में देखेंगे, ठीक है। ऐसे करके आपको चारों विषय से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि पहला आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा यूरोप में राष्ट्रवाद पाठ से संबंधित आएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हर एक सब्जेक्ट में हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों, इतिहास का पहला प्रश्न क्या है। इतिहास का पहला प्रश्न है दोस्तों कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका हम लोग सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी को देंगे, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दोस्तों इसका कलर बदल देते हैं ताकि आपको पहचानने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बूर्बो वंश, ठीक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला दोस्तों प्रश्न है 3 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बोनरी संगठन से था। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर दोस्तों कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन सा था। तो ऑस्ट्रिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑस्ट्रिया, ठीक है। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न 5 नंबर क्या है कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। इसका हम लोग सही जवाब क्या देंगे, ऑप्शन नंबर सी को देंगे, प्रधानमंत्री, ठीक है। 6ठा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए। दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि जालवेरिन कैसी संस्था थी। तो व्यापारियों की, जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। तो इसका हम लोग आंसर देंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर की रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया। जिसका ऑप्शन आपको नीचे दिया गया है, मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम फर्स्ट। तो हम लोग इसका सही जवाब क्या देंगे, हम लोग इसका सही जवाब बिस्मार्क देंगे, ठीक है। और दोस्तों 10 नंबर जो प्रश्न है वो प्रश्न आपसे 19 फरवरी के दिन जो पेपर आपको रद्द हुआ था उसमें पूछ चुका है। उसमें दोस्तों सेकंड सीटिंग में यह प्रश्न पूछा गया था कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो आप सभी लोग इसका जवाब दिए थे ऑप्शन नंबर डी 1871 ईस्वी में। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि यह 19 फरवरी के दिन सेकेंड पाली में यह क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लेना, क्योंकि यह क्वेश्चन 8 फरवरी के दिन पूछा जाएगा आप सभी से, ठीक है। क्योंकि यह प्रथम पाली में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ठीक है। आप सभी लोग याद रखना। और दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा थी। इसका हम लोग सही उत्तर क्या देंगे, हम लोग इसका सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी को देंगे, यूनान देश का, ठीक है, यूनान हो जाएगा। और 12 नंबर प्रश्न है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। तो इसका हम लोग सही जवाब क्या देंगे, हम लोग इसका सही जवाब इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी को देंगे, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हम लोग देंगे ऑप्शन नंबर बी 1832 ईस्वी में, ठीक है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलेगा 15 नंबर दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की। तो हम लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर ए को देंगे, हीगेल, ठीक है। और 16 नंबर प्रश्न है कि एड्रियानापुल की संधि कब हुई। तो इसका हम लोग सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी 1829 ईस्वी में।
17 नंबर प्रश्न कि एडियानोफुल की संधि किन देशों के बीच हुई? यह संधि 1829 ईस्वी में हुई, लेकिन किस किस देश के बीच हुई? यह क्वेश्चन 17 नंबर पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हम लोग देंगे ऑप्शन नंबर बी देंगे, यूनान और पोलैंड के बीच हुई थी। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी देंगे। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको देखना है 18 नंबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? तो इसका हम लोग सही उत्तर देंगे, ऑप्शन नंबर सी को देंगे, फ्रांस और प्रस्सा के बीच सेडान का युद्ध हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों अगला प्रश्न आपको 19 नंबर देखना है। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो इसका हम लोग सही जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर क्या देंगे दोस्तों? हम लोग इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को देंगे, ऑस्ट्रिया। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन 20 नंबर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 20 नंबर आप सभी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो इसका हम लोग सही जवाब क्या होगा? तो इसका हम लोग सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, रूस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूस। 21 नंबर प्रश्न है कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रस्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? युद्ध कहाँ हुआ था? तो हम लोग इसका सही जवाब क्या देंगे? ऑप्शन नंबर ए देंगे, सेडान। ठीक है, और दोस्तों 21 नंबर जो प्रश्न है उसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 21 नंबर तो प्रश्न हो गया, 22 नंबर प्रश्न देखना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 22 नंबर प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो हम लोग इसका जवाब क्या देंगे? सेडान का युद्ध के बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो इसका हम लोग सही जवाब क्या देंगे? ऑप्शन नंबर ए देंगे, मेजनी। ठीक है, और 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को हम लोग यूरोप का मरीज कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए को देंगे। ठीक है, और 25 नंबर प्रश्न है कि दोस्तों कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो हम लोग इसका सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, 1815 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इतिहास से समाप्त हो गया, यानी कि पहला चैप्टर से इतिहास का 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हो गया। अब आपको भूगोल का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखना है। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसे ही आप लोग चैप्टर बाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मतलब कि 5 या 6 दिनों के अंदर सभी सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेते हो तो आप आसानी से 80 में 40 से ऑब्जेक्टिव टिक लगा दोगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे का वीडियो आपको आगे मिलते रहे। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं भूगोल का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर भूगोल का पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन होता है। तो इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा देना, अनवीकरणीय। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों भूगोल का कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना बार ये सभी प्रश्न पूछा गया, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह क्वेश्चन आ सकता है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर देंगे ऑप्शन नंबर बी को, पुनः पूर्ति योग्य। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न की तट रेखा से कितनी किमी क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो हम लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों? तो हम लोग इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को देंगे, 200 किमी। 200 किमी आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न की डाकुओं की अर्थव्यवस्था संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसाधन के विरोधन से संबंधित है। 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किमी क्षेत्र का संपदा निहित है? तो 19.2 हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा। तो इसका आंसर हम लोग डी पर ही टिक लगाएंगे। ठीक है, अगला दोस्तों 6ठा नंबर प्रश्न है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय यह भी होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, जिसमें सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है? तो हम लोग इसका आंसर देंगे ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 8 नंबर की काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों आप सभी को बता दूं यह क्वेश्चन 19 फरवरी के दिन सामाजिक विज्ञान में नहीं पूछा गया था। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को याद कर लेना, क्योंकि यह क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों 11, 13, 15, 17, 19 कितना बार पूछा गया है। ठीक है, तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा होता है। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर बी होगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर 9 नंबर देखिए। दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न की है
मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ है? तो हम लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, यह क्वेश्चन 2016 में दोनों पालियों में सेकेंड पाली में पूछा गया था और यह क्वेश्चन 17 में सेकेंड पाली में पूछा गया था। दोस्तों यह ना है कि सेकेंड पाली में जो क्वेश्चन पूछा वो फर्स्ट पाली में नहीं पूछा गया। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछा गया सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और जो क्वेश्चन आपसे एक बार पूछ दिया वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा और जो पेपर एक बार रद्द हो चुका है और फिर उसका जो पेपर होगा उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, एक एक ऑब्जेक्टिव और एक एक सब्जेक्टिव प्रश्न एनसीईआरटी से पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम 10 नंबर दोस्तों देखेंगे। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न की सोनापी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो बिहार का मैदानी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका हम लोग सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी देंगे, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में प्रचलित है, यहाँ पर किस राज्य में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 10 का सही उत्तर बी होगा। अगला क्वेश्चन कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो दोस्तों इसका आंसर कितना लोग मतलब कि अधिक मतलब कि वर्णमूलन पर टिक लगा देते हैं, क्योंकि जो आपका वर्णमूलन आंसर है वो चंद्रिका में दिया है और जो अधिक सिंचाई है यह आंसर आपके बुक में दिया है। तो आप लोग गलत टिक लगाए होंगे क्योंकि यह क्वेश्चन 19 फरवरी के दिन प्रथम पाली में पूछा गया था। सेकेंड पाली में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई होगा, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न की कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, काली मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर देखिए। दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो इसका हम सही जवाब ऑप्शन नंबर सी देंगे, 13 करोड़ हेक्टेयर। 14 नंबर प्रश्न कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, एंड्रीन। ठीक है, और 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंडित नेहरू ने कहा था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न 16 नंबर है। 16 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? महासागरों में कितना प्रतिशत जल निहित है? तो इसका हम लोग सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को देंगे, 95.5%। ठीक है, और 17 नंबर प्रश्न कि बृहद क्षेत्र की जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। यह क्वेश्चन दोस्तों 14, 16, 17, 19 यानी कि कितना बार यह क्वेश्चन पूछा है आप सभी से। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका सही हम जवाब क्या देंगे? ऑप्शन नंबर सी देंगे, आर्सेनिक। क्या देंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी देंगे, आर्सेनिक। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन आपको 19 नंबर देखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65%। ये तो सभी स्टूडेंट को यानी कि सभी छात्रों को मालूम होना चाहिए, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 20 नंबर है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? भारत में कितना जनसंख्या पूरे विश्व के आधार पर निवास करती है? तो हम लोग सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को देंगे, 16%। ठीक है, 100% में तो 16% जो जनसंख्या है वो भारत में ही है पूरे विश्व के अनुसार। ठीक है, आप सभी को बता दें। और अगला क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर है। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोन नदी घाटी। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 19.27 यानी कि 19.27। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 23 नंबर ध्यान से देखिएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। 24 नंबर प्रश्न कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, 7.1% यानी कि लगभग 7% के बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको 25 नंबर हम आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो इसका हम लोग सही जवाब क्या देंगे? ऑप्शन नंबर डी देंगे, 60.11%।
26वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में वन का फैलाव सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिसकी राजधानी भोपाल है, मध्य प्रदेश होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको 27 नंबर देखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, तो कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो हम लोग इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को देंगे, 3 वर्गों में। 28वां प्रश्न है दोस्तों कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किमी वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? तो 26,200, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है कि SAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का वन का विस्तार था? तो इसका हम लोग सही जवाब क्या देंगे? ऑप्शन नंबर बी को देंगे, 4 अरब हेक्टेयर। 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, तो आप लोग कमेंट करके फटाक से बता देना है, क्योंकि यह क्वेश्चन 19 फरवरी के दिन सेकंड पाली में पूछा गया था। इसका आंसर आप लोगों को पता है तो फटाक से आप लोग बता दीजिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमारे। ठीक है दोस्तों, अब आपको अगला क्वेश्चन 31 नंबर बताने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न है कि चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? तो इसका भी आंसर आप सभी लोग आसानी से दे सकते हो, भारत देश से, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है। और 32वां प्रश्न है कि टेक्सोल का उपयोग होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कैंसर में। 33वां प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसका आंसर ए होगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन 34 नंबर आपको देखना है दोस्तों यहाँ पर 34वां प्रश्न ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर 34वां प्रश्न क्या है? संविधान की धारा 21 का संबंध है, यानी कि धारा 21 का संबंध किससे है? तो इसका हम लोग सही जवाब क्या देंगे? ऑप्शन नंबर ए को देंगे, वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 35वां प्रश्न की प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो इसका हम लोग सही जवाब क्या देंगे? ऑप्शन नंबर ए को देंगे, अफ्रीकी कन्वेंशन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला दोस्तों हम प्रश्न आपको 36 नंबर बताने वाले हैं। इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? हवेल, डॉल्फिन, मगरमच्छ, कछुआ, या फिर इसका सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर किसको देंगे? तो ऑप्शन नंबर बी को देंगे, डॉल्फिन। क्या दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉल्फिन, या फिर कछुआ होगा? इसका टेस्ट भी आप सभी से हो जाए कि कौन सा ऐसा जीव है जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिया है, इसी ऑप्शन में से चूज़ करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 37 नंबर की, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? यह क्वेश्चन 19 फरवरी के दिन पूछा जा चुका है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लोहा। ठीक है। अगला दोस्तों प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, हेमेटाइट। हेमेटाइट लौह अयस्क का एक प्रकार होता है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये सभी होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हम लोग सही उत्तर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर ए को देंगे, कर्नाटक। 40वां प्रश्न कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 200 खनिज पाए जाते हैं, या फिर 100 खनिज पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा, लगभग 100 खनिज पाया जाता है। 41वां प्रश्न है कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, मैग्नीज। 42 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अपराहक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 43 यानी कि 43 नंबर प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, 20%। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, तृतीय। ठीक है। 45वां प्रश्न है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? यह 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 10 किलोग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला दोस्तों आपको 46 यानी कि 46 नंबर प्रश्न देखना है। आप सभी ध्यान से प्रश्न इसको देखना, इस प्रश्न को। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 46वां प्रश्न पढ़िए। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? 46वां प्रश्न है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्नीज। ठीक है।
47वां प्रश्न है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। 48वां प्रश्न कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। तो इसका हम लोग सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर बी को देंगे 125 करोड़ टन। ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन 49 नंबर है। 49 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरख उत्पादन होता है। तो इसका हम लोग सही जवाब क्या देंगे दोस्तों, हम लोग इसका सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी को देंगे 80%। 50 नंबर प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है दोस्तों। तो हम लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों, हम लोग इसका सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर ए को देंगे चूना पत्थर। 51 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए असम राज्य में तेल भंडार का सबसे बड़ा विशाल है। और 52 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा तारापुर। ठीक है। 53 नंबर प्रश्न है यानी कि 53 नंबर की कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। तो इसका क्या हो जाएगा, कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। उल्टा करके यह क्वेश्चन पूछा गया तो आप लोग कन्फ्यूज मत होना। और 54 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन है, नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं होता है। यह क्वेश्चन 19 में फर्स्ट और सेकंड दोनों में पूछा गया था। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 55 हम आपको बताने वाला है। क्वेश्चन में दोस्तों 55 है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो इसका सही जवाब क्या आप लोग दोगे, ऑप्शन नंबर डी को देगा सौर ऊर्जा। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन की गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इस प्रश्न को याद कर लेना। 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है, हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला दोस्तों 57 नंबर प्रश्न है कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो वो कौन सा राज्य है, वो है झारखंड, ऑप्शन नंबर बी। 48वां प्रश्न है दोस्त कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंथ्रासाइट। ठीक है। 59 नंबर प्रश्न कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा खनिज तेल हेतु, इसलिए मतलब कि प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको 60 नंबर मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर 60 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डिगबोई। ठीक है, डिगबोई हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रश्न आपको 61 नंबर देखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 61 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो इसका हम लोग सही जवाब क्या देंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी को देंगे पेट्रोलियम। 62 नंबर प्रश्न है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो इसका हम लोग सही जवाब क्या देंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी को देंगे सतलज। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 63 नंबर है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो इसका सही जवाब हम लोग देंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 64 नंबर प्रश्न क्या है कि ताप विद्युत केंद्र उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बरौनी। 65 नंबर प्रश्न कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो जादूगोड़ा होगा या फिर डिगबोई होगा। इसका सही जवाब आप लोग देंगे, अगर देंगे तो कमेंट करके बता सकते हैं। इसका आंसर या ए होगा या फिर डी होगा। हमारे हिसाब से इसका आंसर ए होगा जादूगोड़ा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों चंद्रिका में डिगबोई दिया है और बुक में जादूगोड़ा दिया है, तो हम लोग जादूगोड़ा पर टिक लगाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 66 नंबर की एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है। तो इसका सही हम जवाब क्या देंगे, ऑप्शन नंबर ए देंगे तारापुर। ठीक है। 67 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो इसका हम लोग सही जवाब क्या देंगे, हम लोग इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी देंगे राजस्थान। ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम 68 नंबर आपको बताने वाले हैं कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है।
खब्बात की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 69 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, कोयला पाया जाता है। 70 नंबर प्रश्न कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, तो इसका हम लोग सही जवाब क्या देंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी को देंगे, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगर अगला प्रश्न है 71 यानी कि 71 नंबर प्रश्न की डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, तो इसका हम लोग सही जवाब क्या देंगे? ऑप्शन नंबर सी देंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। और 72 नंबर प्रश्न की भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का ज़्यादा अभाव है? तो वो हो जाएगा लेड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 73 नंबर के सुंदरवन है, तो सुंदरवन क्या है? एक सुंदरवन पश्चिम बंगाल में उपस्थित है। सुंदरवन एक जगह का नाम है जो पश्चिम बंगाल में उपस्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 74 यानी कि 74 नंबर है दोस्तों अभी भी हम भूगोल का ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, भूगोल का ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद से आपको अर्थव्यवस्था या फिर लोकतांत्रिक मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 74 नंबर प्रश्न कि किसने कहा संसाधन होते हैं नहीं बनते हैं? किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो हम लोग इसका सही जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर ए को, जम्मरमैन को कहते हैं, जिन्होंने बोला था कि संसाधन होते नहीं है बनते हैं। 75 नंबर प्रश्न कि पीतल बनाया जाता है, तो पीतल किससे बनाया जाता है दोस्तों? इसका आंसर हम लोग देंगे ऑप्शन नंबर सी, तांबा और जास्ता दोनों से पीतल बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 76 नंबर प्रश्न की सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो मावसीन राम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। 77 नंबर प्रश्न कि हीराकुंड बांध है, तो हीराकुंड बांध कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उड़ीसा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर दोस्तों कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, न पेरिस में, न न्यूयॉर्क, न मॉस्को। इसका आंसर क्या होगा आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 79 तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, वो कहाँ है? गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसका हम लोग सही जवाब देंगे महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 80 नंबर के निम्नलिखित में कौन केंद्रीय शासित प्रदेश है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? हम लोग इसका सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी को, चंडीगढ़। ठीक है। चंडीगढ़ केंद्र प्रशासित देश है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भूगोल का ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हो गया। अब हम आप सभी को लोकतांत्रिक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। तो आप सभी लोग अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो फटाक से लाइक कर दो, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि आपको 8 फरवरी के दिन तक आपको ऐसे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलता जाए, ताकि आप रिवीजन करते जाए। अगर आपको लोग 8 फरवरी तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन कर लेते हो तो आप आसानी से 80 ऑब्जेक्टिव में से 40 से सही आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, और जो सब्जेक्टिव बचेगा आप लोग इधर से उधर याद करके आप लोग लिख ही दोगे। ठीक है। तो चलिए हम लोकतांत्रिक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बता दें। दोस्तों लोकतांत्रिक का पहला क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक विभाजनों का संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो हम लोग इसका सही जवाब क्या देंगे दोस्तों? हम लोग इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को देंगे, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। ठीक है। आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हम लोग इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या देंगे दोस्तों? बी देंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों, क्योंकि पहला जो कथन है वो भी सत्य है और दूसरा जो कथन है वो भी सत्य है। जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे को से टकराव है वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है, हाँ यह तो संभव है। ठीक है। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए दोस्तों, ये देखिए कितना बार क्वेश्चन आप सभी से बोर्ड में पूछा गया है। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंगभेद के विरुद्ध नहीं थे? तो हम लोग इसका सही जवाब क्या देंगे दोस्तों? 3 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेड गुडी, जो लोकतंत्र के रंगभेद के विरुद्ध नहीं थे। कितना लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए देते हैं, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित का मिलान करें, निम्नलिखित का मिलान करें। तो यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान ये तो इस्लाम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान धर्म निरपेक्ष हो जाएगा, और इंग्लैंड क्या हो जाएगा? प्रोटेस्टेंट हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हम लोग इसका सही उत्तर इसका मिलान करने वाला है ये क्वेश्चन है। ठीक है। हम लोग इसका मिलान करेंगे। ठीक है। ए को क्या देंगे? ब देंगे, और बी को क्या देंगे? अ देंगे, और सी को स देंगे। इंग्लैंड में क्या आ जाएगा? प्रोटेस्टेंट, इसका सी यानी कि स हो जाएगा। ठीक है।
और अगला क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर दे। 5 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो हम लोग इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को देंगे, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 6ठा नंबर पढ़ लीजिए दोस्तों। 6ठा नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में औरतों के आरक्षण के लिए व्यवस्था किस संस्था में है। तो इसका हम लोग सही जवाब क्या देंगे, इसका हम लोग सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को देंगे, पंचायती राज व्यवस्था, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगा देंगे। यहाँ पर दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गैर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है। तो इसका हम लोग सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 8 नंबर हम देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, यह कथन गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर की धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो इसका सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी देंगे। ठीक है, सर्वधर्म समभाव। ठीक है। और दोस्तों 10 नंबर प्रश्न हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न की सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो इसका हम लोग सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को देंगे, धर्म पर आधारित होती है। ठीक है। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार में। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था। धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए देंगे, महात्मा गांधी। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है, तो 40% कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है और 60% जो बचा है वो क्या हो जाएगा, पुरुषों के लिए हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर लोकतांत्रिक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हो गया। अब आपको अर्थव्यवस्था का अंतिम ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था का पहला क्वेश्चन है कि इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। दूसरा प्रश्न है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो वो हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है यहाँ पर 3 नंबर कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका हम लोग सही जवाब ऑप्शन नंबर ए देंगे, 15 मार्च 1950। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, उस देश कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित देश कहलाता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 5 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो हम लोग बिहार को पिछड़ा राज्य कहते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न के शेयर बाजार के नियामक संस्था है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेबी, यानी कि SEBI, सेबी ऑप्शन नंबर बी होगा। 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो भारत में सबसे प्रति व्यक्ति आय वाला कौन है। तो सबसे कम तो हो जाएगा बिहार। सबसे कम पूछ रहा है तो बिहार हो जाएगा, अगर सबसे अधिक पूछे तो गोवा हो जाएगा। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2015 में। ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। तो वह है भारत। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है तो वो है भारत, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 10 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है। तो वो होती है 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। तो इसका हम लोग सही जवाब ऑप्शन नंबर ए देंगे, कृषि। कृषि सबसे ज़्यादा जीवन यापन करने का साधन है बिहार में खास तौर पर। ठीक है। और यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है भारत में। ठीक है। तो हम लोग सही जवाब क्या देंगे, ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान है। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है।
कि इसका हम लोग सही जवाब क्या देंगे दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीलंका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दोस्तों हम क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। दोस्तों ध्यान से देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न क्या है, 14 नंबर प्रश्न के इनमें से कौन योजना आयोग के पद अध्यक्ष होते हैं। तो इसका हम लोग सही जवाब क्या देंगे दोस्तों, तो हम लोग इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को देंगे, प्रधानमंत्री। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न दोस्तों कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्रित है। ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो हम लोग इसका सही जवाब क्या देंगे दोस्तों, हम लोग इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी देंगे, रूस। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जा रहा है तो यह रूस हो जाएगा, और मिश्रित अर्थव्यवस्था पूछे तो भारत हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न की सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी वर्ग से। और तो 18 नंबर प्रश्न की गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है। तो इसका हम लोग सही जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर ए देंगे, अर्थशास्त्री गुजनेस्ट ने। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम 19 नंबर देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो हम लोग उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो इसका सही जवाब क्या देंगे दोस्तों, तो देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर ए और बी और सी ध्यान से देखिए तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2007-2012। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न दोस्तों कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर दोस्तों कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, तो इसका सही जवाब हम क्या देंगे, तो हम लोग इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को देंगे। क्या देंगे दोस्तों, हम लोग इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को देंगे, इनमें सभी संसाधनों से। 23 नंबर प्रश्न के राष्ट्रीय विकास का परिषद का गठन कब हुआ, तो इसका सही जवाब हम देंगे ऑप्शन नंबर बी, 1952 में। 24 नंबर प्रश्न है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है, तो सही जवाब मिलेगा आपका ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है। आप यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यकाल था, तो इसका सही जवाब क्या मिलेगा दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, 1951 से 1956। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न की आर्थिक संरचना के एक मुख्य अंग है, तो आर्थिक संरचना के एक मुख्य अंग यातायात एवं संचार है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न की आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। अगला दोस्तों 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है, तो इसका हम लोग सही जवाब क्या देंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए देंगे, प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 29 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 30 नंबर प्रश्न की सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस देश के आधार पर निर्धारित किया जाता है, किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, इसका सही जवाब हम देंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य की स्थिति, सभी के अनुसार किया जाता है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है दोस्तों। 31 नंबर जो क्वेश्चन है वो सभी अर्थव्यवस्था से संबंधित, यानी कि सिविक्स से। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 31 नंबर प्रश्न कि अर्ध विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है, तो इसका हम लोग सही जवाब क्या देंगे, तो इसका हम लोग सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए देंगे, प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 33 नंबर प्रश्न की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन 34 यानी कि 34 नंबर, विकास बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है, तो इसका सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, कृषि पर अत्यधिक जनभार, ये सभी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न की आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है, तो इसका सही जवाब हम क्या देंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर देंगे बी को देंगे, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 36 नंबर देखिए। यहाँ पर दोस्तों 36 नंबर प्रश्न है कि बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखानों की स्थापना हुई थी, तो इसका सही हम जवाब क्या देंगे दोस्तों, हम लोग इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को देंगे, 1907 में। ठीक है।
37वां प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? इसका सही जवाब अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। 38 नंबर दोस्तों आप सभी से प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई, तो इसका जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर बी मिलेगा 1983। ठीक है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है कि आर्थिक समृद्धि का संबंध है, तो इसका सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर बी मिलेगा दीर्घकाल से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन 40 नंबर की आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो सामाजिक संस्था है। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। और दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, तो इसका हम लोग सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को देंगे, ये सभी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को सामाजिक विज्ञान का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुका है दोस्तों। अगर ऐसे ही आप लोग 3-4 वीडियो देख लेते हो तो आपको मतलब कि सामाजिक विज्ञान का पूरा आप तैयारी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको 8 मार्च का परीक्षा देने जाना है। सामाजिक विज्ञान का रद्द हुआ पेपर प्रथम पाली में जितने भी स्टूडेंट शामिल थे उन सभी को दोबारा फिर से परीक्षा 8 मार्च को देना है। अगर वे सभी छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको मैं 5 वीडियो में सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को एक एक करके तैयारी कर दूंगा। एनसीईआरटी और बाहर से यानी कि आउटी भी जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा उसको भी हम लोग तैयारी करा देंगे। ठीक है।